स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक हमारे हो गए थे उसके बाद जो सॉल्यूशन है, जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनके बारे में। पहले मैंने जो टॉपिक्स पिछले वीडियोस में 2 वीडियो मैंने सॉल्यूशन के मैं आपको बता दूं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता दूं कि 2 वीडियोस सॉल्यूशन चैप्टर के मैंने पहले डाल दिए हैं, जिसमें हमने कंसंट्रेशन की कंसेप्ट की हैं। और जो कंसंट्रेशन की कंसेप्ट है कि हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द डिफरेंट मेथड्स, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी हमने डिस्कस की हैं। तो उन वीडियोस को जरूर आप देखें ताकि आपकी कनेक्टिविटी बन जाए चैप्टर के साथ। और जब कनेक्टिविटी बनती है तो नॉलेज क्या होती है? नॉलेज एक कनेक्टिविटी है, तो कनेक्टिविटी के साथ आपकी नॉलेज अपग्रेड होती है। आज हम और टॉपिक कर रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें देखिए सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। हमने डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस किए थे, जिसमें 3 सॉलिड सॉल्यूशन, 3 लिक्विड सॉल्यूशन और 3 गैसियस सॉल्यूशंस थे। उनमें से एक था सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो जो सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन है, आपको पता है, पहले से ही मैंने बताया हुआ है कि सॉलिड इन सॉलिड में क्या होता है, व्हेन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सॉलिड देन इट इज कॉल्ड सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। When both solute and solvent are solids, then it is called solid in solid solution. There are 2 types of solid in solid solution. One is called substitutional solid solution and another is called interstitial solid solution. इसका थोड़ा सा अगर आपने solid state वाला वीडियोस देखे हैं तो इसका जिक्र मैंने वहां पे भी किया था solid state के अंदर। वहां पे क्योंकि ये टाइप ऑफ सॉलिड्स ही है एक तरह से, तो वहां हमने सॉलिड्स में भी इसको थोड़ा पढ़ा था। 2 types of solid solutions are there, substitutional solid solution and interstitial solid solution. इनका क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है बोर्ड में। तो substitutional solid solution क्या होता है? When size of the solute particle and solvent particle, I repeat, when size of solute particle and solvent particle is almost similar, solute और solvent के particles का size almost similar होगा, तो जो solute के particles हैं वो solvent के particles को replace कर सकते हैं, आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। एंड द सॉलिड वी गेट इज कॉल्ड substitutional solid solution. When size of solute and solvent particle is almost similar, then solute particle can replace the solvent particles easily and we get substitutional solid solution. और एलोइज में ऐसा देखने को मिलता है बहुत बार। एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें ब्रास और ब्रॉन्ज मैंने लिखा है, कॉपर और जिंक होता है, इसमें कॉपर और टिन होता है ब्रॉन्ज के अंदर। तो ये जैसे मान लीजिए ये साइज है सॉल्यूट के पार्टिकल का, मैंने थोड़ा अलग से शेडेड करके इसको दिखाया है। ये अनशेडेड है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। तो आप देखिए बीच में सॉल्यूट का पार्टिकल आ गया है, तो ये आपके पास हो गया क्या? सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, रिप्लेस कर दिया सॉल्वेंट के पार्टिकल को। दूसरा इसमें है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, सेकंड इज इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। कई बार क्या होता है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, जिसको हम कई बार इम्प्योरिटीज भी बोल देते हैं, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो जब वेरी स्मॉल साइज के सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे तो सॉल्वेंट के पार्टिकल को रिप्लेस नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके इंटरस्टिशियल साइड में आ सकते हैं, कैन एंटर इनटू द इंटरस्टिशियल साइड। तो when size of the solute particle is very small, then these small solute particles can enter into the interstitial site, void, hole, जो हमने सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में भी जिक्र किया था। बीच में जो खाली जगह बच जाते हैं सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में, तो स्मॉल पार्टिकल उसमें एंटर कर सकते हैं। एग्जांपल हो गया इसमें स्टील। ये मान लीजिए एक पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल है जो सॉल्यूट का पार्टिकल है, हमने छोटा सा पार्टिकल लिया। ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं बड़े। तो आप देखिए ये डॉट मैंने लगाई हुई है, बीच में जो खाली जगह है इंटरस्टिशियल साइड्स जो है इनके बीच में, इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स एंटर कर गए हैं। और जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स यहाँ पे एंटर किए हैं, सो वी आर गेटिंग द इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन हमारे पास मिल जाता है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, ये इंटरस्टिशियल। जो नॉर्मली जो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है नॉर्मली, जैसा कि स्टील में हम देखते ही हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि जिसपे क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड, जैसा कि मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है, सॉलिड इन लिक्विड में बहुत सिंपल सी बात है कि सॉलिड इसमें सॉल्यूट होगा और लिक्विड इसमें क्या होगा? सॉल्वेंट। व्हेन सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड, और ये मोस्ट कॉमनली हमें मिलते हैं जो हमारी डेली लाइफ है, डे टू डे लाइफ जो है, उसमें सबसे ज्यादा एग्जांपल इसी के मिलते हैं, सॉलिड इन लिक्विड के। फॉर एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसोल्व करते हैं, शुगर को वाटर में डिसोल्व करते हैं,
ये नॉर्मली हम करते ही रहते हैं। इसमें एक टर्म आती है सॉल्युबिलिटी, हम सॉलिड सॉल्यूशंस के लिए यूज करते हैं। सॉल्युबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन लोअर क्लासेस में। तो सॉल्युबिलिटी का मीनिंग उसी से रिलेटेड है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, कि कितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉलिड इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या हुई, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। और जब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम अमाउंट, तो इट मीन्स सॉल्यूशन कैसा बन गया आपका, सैचुरेटेड। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व्ड इन और प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वो बनता है। टेम्परेचर आप चेंज करते रहेंगे तो उसका सैचुरेशन पॉइंट भी चेंज होता रहेगा। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसको अनसैचुरेटेड में चेंज कर सकते हैं आप टेम्परेचर को इंक्रीज करके, और अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर को डिक्रीज करके, कूल करके उसको। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। तो ये सॉल्युबिलिटी की टर्म यहाँ पे आती है। जो सॉल्युबिलिटी है वो तीन चीजें उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तीन तरह के इंटरेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। सॉल्युबिलिटी इन्वॉल्व्स 3 टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है उसमें 3 टाइप के इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आप सॉल्युबिलिटी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन आपको जरूर पता होनी चाहिए, कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए पहले इसमें इंटरेक्शन आपको पता है सॉल्यूशन के अंदर क्या है, एक सॉल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट है। तो 3 टाइप के इंटरेक्शन ऑब्वियस है, अंडरस्टूड सेम, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो, कि सॉल्यूट का सॉल्यूट के साथ इंटरेक्शन है, सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन है, और तीसरा कौन सा हो गया, सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन है। तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और थर्ड है सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन। तो सॉल्यूट का पार्टिकल सॉल्यूट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के साथ कैसा है, और सॉल्यूट का सॉल्वेंट। जब आपने मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया, तो सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ में इंटरेक्शन होगा। तो नॉर्मली जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो इन दोनों से, सॉल्यूट सॉल्यूट से और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, सो दैट सॉलिड बिकम्स सॉल्युबल इन द लिक्विड, ताकि सॉलिड आसानी से लिक्विड में क्या हो जाए, सॉल्युबल हो जाए। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन अदर टू, देन सॉलिड बिकम्स सॉल्युबल। अगर आप टेक्निकली और ज्यादा इसमें डीप में जाए तो थर्मोडायनेमिक्स में भी आपने पढ़ा था कि इसमें लैटिस एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है, इसमें हाइड्रेशन एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है। हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी, ये 2 चीजें इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो थर्मोडायनेमिक्स में क्लास 11th में आप देख सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अब हम फैक्टर्स कर रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो इसमें कई फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स मैं बता रहा हूं आपको। देखिए देयर आर मेनी फैक्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट है उनमें से, बहुत जरूरी है। नेचर ऑफ द सॉल्यूट। अब नेचर ऑफ सॉल्यूट आपको पता है, जैसे फॉर सिंपल सा एग्जांपल है, घर में आप लेते हैं सोडियम क्लोराइड, नमक, जिसको हम टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट बोलते हैं। जो सोडियम क्लोराइड NaCl है उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं आप। और शुगर होती है घर में आपके पास C12H22O11, सुक्रोज, केन शुगर, शुगर केन शुगर या सुक्रोज बोलते हैं जिसको हम C12H22O11, चीनी, उसको भी डिसॉल्व करते हैं। ये दोनों चीजें कॉमनली यूज करते हैं। अब सोडियम क्लोराइड आपको पता है, हम सबको, किसी को केमिस्ट्री आती है नहीं आती, लेकिन सबको ये नॉलेज है कि सोडियम क्लोराइड इज soluble at fast speed compared with the sugar। सुगर से ज्यादा जल्दी कौन डिसॉल्व होता है, सॉल्ट डिसॉल्व होता है। क्यों डिसॉल्व होता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड आयनिक है, और आयनिक होने की वजह से उसमें वाटर के अंदर जल्दी सॉल्युबल होगा, हाइड्रेशन जल्दी हो जाती है उसकी। और जो शुगर है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर के साथ, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो शुगर स्लो डिसॉल्व होती है कंपेयर्ड विद सोडियम क्लोराइड। तो आपने देखा सॉल्यूट की टाइप के ऊपर, सॉल्वेंट हमने सेम लिया वाटर, लेकिन सॉल्यूट चेंज कर दिया, एक शुगर है दूसरा सॉल्ट है, तो सॉल्ट इज मोर सॉल्युबल। फिर आपके पास है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट की टाइप पे, अब जैसे सोडियम क्लोराइड एक ही सॉल्यूट लिया हमने NaCl,
अब उसको वाटर में डिजोल्व किया, उसको किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व किया, जैसे अल्कोहल में ही कर लिया या बेंजीन में कर लिया या कार्बन टेट्राक्लोराइड में कर लिया। तो अल्कोहल में, बेंजीन में मीन्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोडियम क्लोराइड इज वेरी वेरी लेस सॉल्युबल, बहुत कम सॉल्युबल होगा। लेकिन और इनमें भी सॉल्युबिलिटी सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में अलग अलग आएगी, किसी में तो नेग्लिजिबल ही आएगी। लेकिन जो वाटर है उसमें सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होती है सोडियम क्लोराइड की, आपको पता है, हाईली सॉल्युबल। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। फिर साइज ऑफ द पार्टिकल्स, सोल्यूट के पार्टिकल्स। एक तो बड़े बड़े पीसेज आप डालें सोडियम क्लोराइड के, नमक के बड़े बड़े पीसेज लेके डाल दें आप, और एक बिल्कुल आपने उसको पाउडर फॉर्म में चेंज कर दिया। तो आपको पता है जितना पाउडर फॉर्म में आप चेंज करेंगे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इंटरेक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी और उससे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो छोटे पार्टिकल्स में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। अगर आप सेम सॉल्यूट लेते हैं, सेम सॉल्वेंट लेते हैं, पार्टिकल्स का साइज चेंज कर दें, तो जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। स्मॉलर द साइज ऑफ द पार्टिकल मोर विल बी सॉल्युबिलिटी, ये मैंने लिखा है। स्मॉलर साइज लीड्स टू मोर सॉल्युबिलिटी। फिर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कई बार क्या होता है, आप सॉल्यूट जो आप डालते हैं वो सॉल्वेंट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है, और उस कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई सिल्वर क्लोराइड इज हाईली सॉल्युबल इन अमोनिया। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये हाईली सॉल्युबल है किसमें, अमोनिया में। लिखकर अमोनिया, तो अमोनिया लिक्विड है, ये सॉलिड है आपके पास। अब सिल्वर क्लोराइड आप देख रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मिल गया, जिसको हम डाइअमीन सिल्वर 1 क्लोराइड बोलते हैं। इसकी जो नेमिंग है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगी, नेमिंग कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में हम करेंगे अलग से। तो ये आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मिल गया सिल्वर क्लोराइड का और अमोनिया का, एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सिल्वर क्लोराइड इज हाईली सॉल्युबल। एक और एग्जाम्पल भी होता है जो नॉर्मली पूछा जाता है कि व्हाई आयोडीन इज हाईली सॉल्युबल इन पोटेशियम आयोडाइड। तो आयोडीन इज हाईली सॉल्युबल इन पोटेशियम आयोडाइड क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स बनता है, ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें KiO3, Ki पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन कंबाइन करके तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाता है Ki3, एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयोडीन इज हाईली सॉल्युबल इन पोटेशियम आयोडाइड। तो ये आई होप ये वाले फैक्टर्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब टेम्परेचर का फैक्टर हम करेंगे नेक्स्ट हमारा फैक्टर है ये, जैसे कि मैंने बताया कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर फोर्थ फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके केस में, सॉलिड्स के केस में। टेम्परेचर के इफेक्ट के बेस पे देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉलिड्स, या सॉलिड्स को हम 3 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, जिस तरह से सॉलिड बिहेव करते हैं टेम्परेचर चेंज के साथ साथ। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनको हम डिसॉल्व करते हैं लिक्विड के अंदर तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रोसेस डिसॉल्व करने पे, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पे एक्सोथर्मिक होती है। तो ये अंडरस्टूड है, हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है कि जो सॉलिड्स जिनमें प्रोसेस एंडोथर्मिक है उनमें अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रोसेस की स्पीड इंक्रीज होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर से फेवर होते हैं। तो जैसे सिंपल लैंग्वेज में आप समझना चाहें तो इसका मीनिंग ये है कि जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इन सॉलिड्स के अंदर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, और ऐसे सॉलिड्स की संख्या बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा इन्हीं की संख्या है। फिर दूसरी टाइप के हमारे पास सॉलिड कौन से हैं जिनमें एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब आपने सॉलिड को डिसॉल्व किया, प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो गई, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह होता है। तो इन सॉलिड्स के केस में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। और तीसरे हैं जो डिफरेंटली बिहेव करते हैं, मींस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक इंक्रीज और फिर डिक्रीज बिहेवियर शो कर सकते हैं, या इससे भी डिफरेंट बिहेवियर शो कर सकते हैं। तो देखिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, सॉलिड्स इन विच सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इनमें प्रोसेस सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो नॉर्मली प्रोसेस कैसी होती है इनके केस में प्रोसेस होती है डेल्टा H पॉजिटिव। डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है, इसलिए टेम्परेचर के साथ साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। एग्जाम्पल हो गए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। और दूसरी टाइप के कौन से हैं, सॉलिड्स इन विच सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, इसमें इंक्रीज हो रही है, इसमें डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ डिक्रीज, जैसे लिथियम सल्फेट इसका एग्जाम्पल है।
अगर आप ग्राफ से भी देख पा रहे हैं तो आप देखिए ये टेम्परेचर है अलोंग दिस एक्सिस, ये सॉल्युबिलिटी है का एक्सिस है। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लिथियम सल्फेट में आप देखिए टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। ग्राफ की लाइन नीचे की तरफ जा रही है। और तीसरा है सॉलिड्स विच शो द डिफरेंट बिहेवियर, जैसे सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, डेका का मतलब 10, इसको हम ग्लोबल सॉल्ट भी बोलते हैं। जो सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट आपके पास है, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, जब तक ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है, वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रेटेड मींस जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स हो, हाइड्रेटेड है तब तक सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन उसके बाद जैसे ये अनहाइड्रस हुआ इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद आप देखिए इस टेम्परेचर के बाद, जो कि नॉर्मली 32.4 डिग्री सेल्सियस होता है इस केस में, जैसे ही इस टेम्परेचर तक आप देख पा रहे हैं उसके बाद क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है जैसे ही अनहाइड्रस होगा। तो जब ये हाइड्रेटेड था तो प्रोसेस कैसी थी, एंडोथर्मिक थी। हाइड्रेटेड है तो प्रोसेस कैसी है बच्चों, एंडोथर्मिक है। लेकिन जैसे ही अनहाइड्रस हुआ तो अब प्रोसेस कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई। तो फिर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई विद द राइज इन टेम्परेचर। तो सेकंड केस में जब आप सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं विद द राइज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, तो प्रोसेसिंग की केस में कैसी होती है, ये डेल्टा एच नेगेटिव होता है। मींस डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी चेंज, जो कि थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में। तो एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक है, ये प्रोसेस जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव होता है वो एक्सोथर्मिक होती है। एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। तो आप देख पा रहे हैं तीन तरह से सॉलिड्स बिहेव कर रहे हैं, जिनमें सॉलिबिलिटी एक्सोथर्मिक प्रोसेस शो करती है, उनमें टेम्परेचर के साथ सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है। जो सॉलिड्स एंडोथर्मिक बिहेवियर शो करते हैं उसमें इंक्रीज होती है, और जो इनवेरिएबल शो करते हैं उनमें इनवेरिएबल बिहेवियर होता है। और ये जो टेम्परेचर है सोडियम सल्फेट का, जो कि मैंने बताया नॉर्मली 32.4 डिग्री सेल्सियस होता है, ये जो टेम्परेचर है इसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिसमें ये अपना बिहेवियर शो कर देता है, अनहाइड्रस से हाइड्रेटेड फॉर्म से अनहाइड्रस फॉर्म में चला जाता है। तो ये हमने फैक्टर्स किए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉलिड्स एंड द लिक्विड्स। उसके बाद इसमें हम जो गैस की सॉलिबिलिटी करेंगे, गैस की फैक्टर्स और सॉलिबिलिटी को हम नेक्स्ट इसमें हमारे पास है गैस इन लिक्विड। कौन सा सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड। तो गैस इसमें सॉल्यूट होती है और लिक्विड इसमें सॉल्वेंट है। तो गैस को जब आप लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूशन बनता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होती है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि दिस प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। और आपसे क्वेश्चन पे पूछा जाता है कि व्हेन गैस इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड दैट व्हाई द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्यों है, एनर्जी रिलीज क्यों होती है उसमें। अब आपको पता है गैस के पार्टिकल्स बहुत रैंडमाइज्ड होते हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होते हैं, तेजी से वो एक दूसरे से दूर भागते रहते हैं, मूवमेंट बहुत फास्ट होते हैं। तो जब गैस को लिक्विड के अंदर आप डिसॉल्व करोगे तो गैस और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी, एंड ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी गेट रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज होगी, एंड दैट इज व्हाई द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो मैंने क्वेश्चन बताया, उसका आंसर बताया कि व्हेन गैस इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक बिकॉज, क्यों, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर फॉर्म बिटवीन द गैस एंड लिक्विड पार्टिकल, क्योंकि गैस और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है, और इसीलिए वो प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है। फिर फैक्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। जो गैस की सॉलिबिलिटी है लिक्विड के अंदर उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स है। एक है इसमें नेचर ऑफ गैस, जो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। इसके बारे में थोड़ा सा आपने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है। नेचर ऑफ गैस, सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। अब देखो नेचर ऑफ गैस हम पढ़ रहे थे, मैं डायरेक्टली आ गया क्रिटिकल टेम्परेचर पे। क्रिटिकल टेम्परेचर आपने क्लास 11th में पढ़ा था, मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट इज स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने पढ़ा हुआ है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर अबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इवन बाय एप्लीकेशन ऑफ वेरी हाई प्रेशर। मतलब अगर आपने किसी गैस को लिक्विड में चेंज करना है, अगर किसी गैस को आपने किस में चेंज करना है, लिक्विड में चेंज करना है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर है जहां तक आपको उसको कूल करना पड़ेगा। अगर आपने उस टेम्परेचर को
उस टेम्परेचर तक गैस को कूल नहीं किया, वो टेम्परेचर है जहां तक गैस को कूल करना पड़ेगा। अगर उस टेम्परेचर तक आप गैस को कूल नहीं करेंगे तो कितना भी हाई प्रेशर आप लगाते रहिए, गैस को लिक्विड में चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने लिखा है द टेम्परेचर अबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इवन बाय एप्लीकेशन ऑफ वेरी हाई प्रेशर। यहाँ पे आएगा प्रेशर। तो बहुत ज्यादा प्रेशर आप लगा दें तब भी गैस को लिक्विड में चेंज नहीं कर सकते, अगर आपने क्रिटिकल टेम्परेचर तक उसको कूल नहीं किया तो। अब इसका सॉल्युबिलिटी से क्या रिलेशन है? जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन उतने ही स्ट्रांग होते हैं, और जिस गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जितनी स्ट्रांग होंगी सॉल्युबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी उसकी। जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है, दीज आर वेरी वेरी लेस सॉल्युबल इन द लिक्विड। आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो आप नोट भी कर सकते हैं कि हाइड्रोजन हीलियम बहुत कम सॉल्युबल है, लेकिन अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। तो अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड ये ज्यादा सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। और हाइड्रोजन हीलियम में सॉल्युबिलिटी नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, क्योंकि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम है। और इसीलिए हाइड्रोजन को और हीलियम को लिक्विड में चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, सॉल्युबिलिटी भी बहुत कम है इनकी। तो आई होप कि ये नेचर ऑफ गैस वाला फैक्टर आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट फैक्टर इसमें कौन सा है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। लिक्विड यहाँ पे सॉल्वेंट है तो उसकी नेचर पे भी, जैसे अमोनिया गैस के एग्जांपल लेते हैं, अमोनिया इज मोर सोल्युबल इन वाटर। अमोनिया वाटर में ज्यादा सोल्युबल है एज कंपेयर्ड विद अदर सॉल्वेंट। तो बाकी कोई सॉल्वेंट ले लिया आपने, बेंजीन ले लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, कोई और सॉल्वेंट ले लिया आपने, तो उसमें सोल्युबिलिटी बहुत कम होगी। लेकिन अमोनिया वाटर में बहुत ज्यादा सोल्युबल है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स भी बनाती है वाटर के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है वाटर के साथ उसको। तो अमोनिया इज वेरी हाईली सोल्युबल। तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, सोल्युबिलिटी सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है। और इसमें एक दो फैक्टर और हम कर रहे हैं अभी। जो नेक्स्ट फैक्टर हमारा है वो, जैसे कि मैंने बताया, टेम्परेचर है। टेम्परेचर इज द नेक्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। उसके दो रीजन मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। कि आपको पता है कि जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कि गैस की काइनेटिक एनर्जी, गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। As we increase the temperature, kinetic energy of the gas molecule increases, and the molecules with higher kinetic energy leave the liquid surface. जो लिक्विड का सरफेस है उसको छोड़ के चले जाते हैं, या ये कह लीजिए कि सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। सोल्युबल फॉर्म से इनसोल्युबल फॉर्म में वो आ जाएंगे, वापस से गैस स्टेट में चेंज हो जाएंगे। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल की इंक्रीज होगी, एंड द मॉलिक्यूल्स विद हायर काइनेटिक एनर्जी लीव द लिक्विड सरफेस। दूसरा और सिंपल वे में आप समझ सकते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, लिक्विड सॉल्यूशन बन गया, प्रोसेस होती है एक्सोथर्मिक होती है, डेल्टा एच नेगेटिव, मैंने लिख रखा है डेल्टा एच नेगेटिव, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इसमें, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ये जो इक्विलिब्रियम है गैस प्लस लिक्विड सॉल्यूशन जो बना, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद द राइज इन टेम्परेचर। ये आपने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा है। इक्विलिब्रियम इसका बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसका इक्विलिब्रियम, इस प्रोसेस का इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया तो गैस जो यहाँ पे सॉल्यूशन में सोल्युबल फॉर्म में थी वो इनसोल्युबल फॉर्म में आ गई, सो सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो दोनों तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है कि व्हाई द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर, या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, रीजन मैंने आपको बताया। नेक्स्ट फैक्टर इसमें प्रेशर। प्रेशर का भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन सभी फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रेशर का है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इफेक्ट ऑफ द प्रेशर इज एक्सप्लेन बाय द हेनरीज लॉ। जो प्रेशर का इफेक्ट है वो किससे एक्सप्लेन होता है? हेनरीज लॉ से एक्सप्लेन होता है। अब हेनरीज लॉ को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दो तरह से स्टेट होता है हेनरीज लॉ। बहुत सिंपल सा है, सिंप्लीफाई करके मैं बता रहा हूं आपको कि मास ऑफ द गैस, अमाउंट ऑफ द गैस या मास ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस dissolved is directly proportional to pressure applied on it.
जितना ज्यादा प्रेशर आप अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा मास गैस का डिजोल्व होगा लिक्विड के अंदर। और ये नॉर्मल हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स आप देखते हैं, आपको पता है कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स अच्छे मटेरियल की बनी होती है, क्योंकि हमें कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे डिजोल्व करना होता है। तो हाई प्रेशर पे अगर आप उसको डिजोल्व करेंगे तो अच्छी क्वालिटी के मटेरियल की वो बॉटल्स बनी होती है, सो दैट दीज कैन बियर द हाई प्रेशर, और उनमें हाई प्रेशर होता है। सो मास ऑफ द गैस डिजोल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। तो m हो गया मास, p हो गया यहाँ पे प्रेशर अप्लाइड, तो m इज इक्वल टू के पी। के यहाँ पे एक हेनरीज कांस्टेंट है जिसको हम के से भी डिनोट करते हैं, के एच डैश भी लिख सकते हैं आप इसको। के यहाँ पे हो गया हेनरीज कांस्टेंट, p हो गया प्रेशर जो प्रेशर अप्लाई किया है, और m हो गया मास ऑफ द गैस डिजोल्व्ड। दूसरी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डिजोल्व्ड, कि जो गैस आपने डिजोल्व की है लिक्विड के अंदर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डिजोल्व्ड, उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके खुद के मोल फ्रैक्शन के। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डिजोल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिजोल्व्ड इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, गैस के खुद के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो P हो गया यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। मोल फ्रैक्शन आपको पता है रेशियो होती है नंबर ऑफ मोल्स की, इसी चैप्टर में मैंने आपको बताया। तो P हो गया पार्शियल प्रेशर, KH यहाँ पे आ गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको हम हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं, के X हमारे पास क्या हो गया, X या काई आप लिख सकते हैं, ये मोल फ्रैक्शन हो गया। तो पार्शियल प्रेशर, हेनरीज कांस्टेंट एंड मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे जो आपको ध्यान देने की बात ये है कि जो वैल्यू है KH की वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे और टेम्परेचर पे। तो नेचर ऑफ गैस के हिसाब से KH की वैल्यू अलग हो सकती है और टेम्परेचर के हिसाब से भी KH की वैल्यू अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। KH की जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है KH की वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। और हमें पता है कि KH की वैल्यू टेम्परेचर की वैल्यू सोल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स सोल्युबिलिटी एंड KH values are inversely proportional. So KH is directly proportional to temperature. तो देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें है, मैं बता रहा हूँ सिग्निफिकेंस ऑफ द KH, हेनरी जो कांस्टेंट है उसका सिग्निफिकेंस। उससे पहले ये जो बात मैंने आपको बताई कि हमने स्टेटमेंट की है हेनरीज लॉ की कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। हेनरीज लॉ की हम बात कर रहे थे, तो हेनरीज लॉ भी लिख देता हूं यहाँ पे। हेनरीज लॉ से रिलेटेड है ये। तो हमने किया पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन और ये पार्शियल प्रेशर। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ KH 1 मार्कर क्वेश्चन में नॉर्मली पूछा जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ KH क्या है कि solubility is inversely proportional to the value of KH, क्योंकि as KH is directly proportional to temperature, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा KH की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। और आपको पता है टेम्परेचर ज्यादा होने से सोल्युबिलिटी कम होती है, तो KH की वैल्यू भी ज्यादा हुई तो इट मीन्स सोल्युबिलिटी क्या होगी, कम। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, आप ये ऐसा लिख सकते हैं। ये सिग्निफिकेंस हो गया हेनरीज कांस्टेंट का, अगर आपसे कोई पूछता है। फिर लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, एक आध बार ये भी पूछ सकते हैं आपसे। लिमिटेशन में क्या है, हेनरीज लॉ नॉर्मली आइडियल कंडीशंस में एप्लीकेबल होता है, तो ये लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे एप्लीकेबल नहीं है। हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल एट वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर, बहुत कम टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर हो एप्लीकेबल नहीं होगा। इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। दो वर्ड मैंने लिखे, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। मींस पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स आपस में मिलके 2, 3, 4 पार्टिकल बना दें या ब्रेक हो जाएं, तो एसोसिएशन डिसोसिएशन में हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है। और उस केस में भी एप्लीकेबल नहीं है जहां पे केमिकल रिएक्शन हो जाए, मतलब गैस की लिक्विड के साथ केमिकल रिएक्शन होगी, तो उसमें भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल in case of chemical reaction.
अगर केमिकल रिएक्शन है तो भी हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे एप्लीकेबल नहीं है, एसोसिएशन डिसोसिएशन में एप्लीकेबल नहीं है, केमिकल रिएक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। फिर एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ की। तो इसमें नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता है हेनरीज लॉ पे, व्हाट इज हेनरीज लॉ, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, ज्यादातर क्वेश्चन ये है जो जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, या न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं इसके ऊपर। तो हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक, जो एरिएटेड ड्रिंक्स बोलते हैं जिनको, जिनका वर्ल्ड ओवर बहुत ज्यादा कंजप्शन है एरिएटेड ड्रिंक्स का, कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक आप सबको भी पसंद होगी। तो कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स को बनाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं हाई प्रेशर पे। तो कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स में हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है, हेनरीज लॉ का यूज होता है वहां पे। फिर है स्क्यूबा डाइविंग में, स्क्यूबा डाइविंग होती है डीप सी डाइविंग। तो नॉर्मली जो नेवी के लोग हैं, जो नेवी में है, वो सेलर्स वगैरह वो करते हैं डीप सी डाइविंग, या प्रोफेशनल्स भी होते हैं जो डीप सी डाइविंग करते हैं, डाइवर्स बोलते हैं इनको। तो डाइविंग जो करते हैं लोग लेक में या सी के अंदर, जो डीप सी डाइविंग करते हैं, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत देर तक डाइवर को नीचे रहना पड़ सकता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर अगर वो साथ में लेके जाएगा, तो नॉर्मल जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन गैस होती है और साथ में नाइट्रोजन होती है। जैसे नेचर में हमारी मिक्स है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिक्स है, उसी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर क्या होती है, नॉर्मल जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे डाइवर नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर से किधर जा रहा है, डाइवर नीचे की तरफ जा रहा है, डाइविंग कर दी उसने, नीचे की तरफ जा रहा है। तो जैसे नीचे की तरफ जाएगा वो सी में या वाटर में नीचे की तरफ जा रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर उसके ऊपर इंक्रीज होगा, और जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। तो ऑक्सीजन भी डिसॉल्व होगी और नाइट्रोजन भी डिसॉल्व होगी, दोनों लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगी। लिक्विड क्या है, हमारा ब्लड है। अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों डिसॉल्व होगी। अब ऑक्सीजन को तो वहां पे यूज हो गया, ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, फूड की ऑक्सीडेशन में यूज होगी, कंज्यूम होगी, लेकिन नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं है। अब जैसे डाइवर नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, पहले डाइवर कहां गया था, ऊपर से नीचे की तरफ गया, ये सरफेस है, मान लीजिए सी का सरफेस है, डाइवर नीचे की तरफ जाता है, हर स्टेप पे नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही वो नीचे की तरफ जाता है तो प्रेशर बढ़ेगा। अब डाइवर ने अपना काम कर लिया तो ऊपर की तरफ आएगा वो, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा हो गई है ब्लड के अंदर। अब नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में कंज्यूम हो गई है डाइवर को एनर्जी देने के लिए। अब डाइवर ऊपर की तरफ आ रहा है, वापिस आ रहा है। अब जैसे ही वापिस आएगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर रिलीज होगा। अब प्रेशर कम होगा तो जो नाइट्रोजन डिसॉल्व थी ब्लड के अंदर वो वापिस से गैसेस फॉर्म में चेंज होगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है। अब जैसे ही वो नाइट्रोजन वापिस से गैसेस फॉर्म में शुरू होगी, चेंज होगी, तो उससे क्या होगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, और जितनी तेजी से डाइवर ऊपर की तरफ आएगा उतनी ज्यादा नाइट्रोजन के बबल्स बनेंगे। ब्लड, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर नाइट्रोजन के बबल्स बन जाएंगे। ये देखिए मैंने ब्लड वेसल शो की है, इसमें नाइट्रोजन के बबल बन गए जैसे ऊपर की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन सोल्यूबल फॉर्म से इनसोल्यूबल फॉर्म में आ गई, गैसियस स्टेट में आ गई वापस। अब ब्लड वेसल के अंदर अगर नाइट्रोजन के बबल्स बन गए तो ब्लड के फ्लो में रुकावट आ जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगी। सो these nitrogen bubbles create obstruction in the flow of the blood, और उससे एक पेनफुल कंडीशन क्रिएट हो जाती है, एक पेनफुल सिचुएशन आ जाती है, एक पेनफुल कंडीशन हो जाती है जो कि लीथल भी हो सकती है। एंड दिस पेनफुल कंडीशन इज कॉल्ड बैंड्स प्रॉब्लम। तो इसको बैंड्स प्रॉब्लम बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज बैंड्स प्रॉब्लम, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन बबल इन द ब्लड वेसल। कब फॉर्मेशन होती है? जो डाइविंग करता है हाई प्रेशर पे, फिर लो प्रेशर की तरफ आता है, तब बनते हैं। फ्लो ऑफ द ब्लड इज ऑब्स्ट्रक्टेड एंड अ पेनफुल कंडीशन इज क्रिएटेड कॉल्ड बैंड्स प्रॉब्लम। तो ये जो पेनफुल कंडीशन है इसी को हम क्या बोलते हैं? बैंड्स प्रॉब्लम बोलते हैं। तो आई होप बैंड्स प्रॉब्लम आपको पता लग गई होगी। और नॉर्मली जो सिलेंडर हमें लेके जाते हैं उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। तो बैंड्स प्रॉब्लम की क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। आपको बता रहा था कि बैंड्स प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, पेनफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है क्योंकि नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं। और शुरुआत कहां से होती है? हमारे जो ज्वाइंट्स होते हैं वहां से।
तो जो डाइवर होता है उसके ज्वाइंट्स पे पेन स्टार्ट हो जाता है। अगर ये कंडीशन इंक्रीज हो जाए तो पूरी तरह से ब्लड की रुकावट भी हो सकती है और हार्ट फेल भी हो सकता है, तो डेथ भी हो सकती है डाइवर की। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए दो चीजें हम करते हैं। एक तो डाइवर को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो स्लो मूवमेंट करे, नीचे से ऊपर की तरफ आए तो बिल्कुल स्लो मूवमेंट करे, धीरे धीरे रुक रुक के आए। दूसरा, हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कम करके जो नॉर्मल जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसमें नाइट्रोजन को बिल्कुल कम कर देते हैं और उसकी जगह हम डालते हैं हीलियम को। और हीलियम आपको पता है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम है, सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर हीलियम इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली सॉल्युबल। तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को कम कर देंगे बिल्कुल और हीलियम डाल देंगे उसमें। अब क्या होगा, जैसे डाइवर नीचे की तरफ जाएगा तो प्रेशर तो बढ़ेगा, नॉर्मल है वो तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि हीलियम का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम है तो हीलियम का क्रिटिकल टेम्परेचर कम होने की वजह से इट इज नॉट सॉल्युबल इन द ब्लड। तो सॉल्युबल नहीं होगी तो बैंड्स प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगी। तो इस तरह से हम बैंड्स प्रॉब्लम को अवॉइड करते हैं। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट यू विल डू टू अवॉइड द बैंड्स प्रॉब्लम, व्हाट इज बैंड्स प्रॉब्लम, हाउ यू कैन अवॉइड दिस। या ये भी पूछा जाता है व्हाई वी यूज हीलियम इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑक्सीजन सिलेंडर्स फॉर डाइविंग, बिकॉज क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने लिखा भी है। टू अवॉइड बैंड्स प्रॉब्लम वी कैन रिप्लेस नाइट्रोजन विद हीलियम इन ऑक्सीजन सिलेंडर as the critical temperature, TC के आगे critical temperature of helium is very low, hence solubility in blood is negligible even at high pressure। तो ये बैंड्स की प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाता है। फिर माउंटेन क्लाइंबिंग है, उसमें भी आपको पता है ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। जैसे कोई माउंट एवरेस्ट पे गया या और किसी हाई पीक पे गया तो जो माउंटेनियर्स है वो क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर उसमें आप लेके जा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो डेफिशिएंसी जो एयर का प्रेशर है वो कम होगा। एयर का प्रेशर कम होने से ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने की वजह से डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, हमारी लंग्स में, हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होगी। और सबसे पहले जो इफेक्ट आता है वो ब्रेन पे आता है उसको, क्योंकि ब्लड का फ्लो ब्रेन में कम होता है, हार्ट नीचे हमारा, तो ऊपर की तरफ उसको अगेंस्ट ग्रेविटी काम करना पड़ता है हार्ट को, आपको सबको पता होगा। तो अगेंस्ट ग्रेविटी काम करने की वजह से हमारे जो ब्रेन है उसमें डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन सबसे पहले फील होती है। तो उससे डिजीनेस स्टार्ट हो जाती है, चक्कर आना, उल्टियां होना, ये सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं और उस प्रॉब्लम को हम एनोक्सिया बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि एनोक्सिया क्या है और उसको कैसे अवॉइड करेंगे। तो एनोक्सिया क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्रेन एट हाई एल्टीट्यूड, उसको एनोक्सिया बोलते हैं। अब इसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे हम, टू अवॉइड द एनोक्सिया वी कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद अस, हमारे साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। फिर है रेस्पिरेशन में, जो फोर्थ एप्लीकेशन मैंने बताई वो है रेस्पिरेशन में। हम रेस्पिरेशन करते हैं इनहेलेशन एक्सहेलेशन, हम अंदर सांस लेते हैं बाहर निकालते हैं। तो होता क्या है, जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है और CO2 का कम है। हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड के अंदर है, आपको पता है पार्टिकल होता है ब्लड का, हीमोग्लोबिन बोलते हैं जिसको हम। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। क्यों करेगा, जब अंदर की तरफ सांस लेंगे, क्यों, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है और CO2 का कम है। तो हीमोग्लोबिन में कौन डिजोल्व हो गया, किसके साथ कंबाइन कर गया, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ। अब जैसे ही अंदर जाते हैं ऑक्सीजन, वहां ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपको एनर्जी मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, साथ में एनर्जी मिल रही है। तो वाटर यूज हो गया वहां पे, एनर्जी यूज होगी वहां पे, CO2 का तो कोई यूज नहीं है बॉडी के अंदर। अब वो CO2 आपके लंग्स के थ्रू बाहर आएगा। अब CO2 को जो लेवल अगर ज्यादा बढ़ जाए तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो जिन लोगों का हार्ट वीक है या हार्ट की फंक्शनिंग कम होती है, आपने देखा होगा उसमें CO2 का लेवल बढ़ जाता है, तो डॉक्टर मशीन्स वगैरह से ऑक्सीजन की सप्लाई करके उसमें निकालते हैं, CO2 के लेवल को कम करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की वजह से पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा, O2 का कम है। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को तो वहीं छोड़ देगा, किसको पकड़ लेगा, अब कौन सोल्यूबल हो गया, CO2, और उस CO2 को बाहर लेके आएगा। तो हीमोग्लोबिन एक कैरियर हो गया एक तरह से,
ऑक्सीजन को अंदर ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो ये यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का यूज हो रहा है या हेनरीज लॉ का यूज हो रहा है। तो आई होप कि हेनरीज लॉ और उसकी एप्लीकेशंस, उसके लिमिटेशंस ये आपकी पूरी तरह से कवर हो गई होंगी। ये फैक्टर्स हमारे पास हो गए, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इन द लिक्विड। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको बताए और इनके क्वेश्चंस वगैरह भी हम करेंगे आगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा ज्यादा। तो आप इसको पढ़िए, इसको समझिए, इसको देखिए, अपने दूसरे साथियों के साथ भी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और ध्यान लगा के आप पढ़िए। थैंक यू।